दोस्तों, दिलचस्प एक्शन से भरपूर एपिसोड। आज आपके कमेंट बताएंगे कि नावल की एपिसोड लॉन्ग रखी जाए या शॉर्ट, और साथ साथ वीडियो पर लाइक का टारगेट भी पूरा करो जो 500 लाइक है। बहुत ही मजे की होने वाली है, एपिसोड आखिर तक लाजमी देखो। शुक्रिया। मैं दरवाजे के सामने रुका तो इसने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा और दरवाज़ा खोल दिया। मैं बड़े संभाल कर अंदर दाखिल हो गया। बहुत वसीज अरीज कमरा था। फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था। दाईं तरफ शीशे के टाप वाली बहुत बड़ी मेज रखी हुई थी, जिस पर 2 टेलीफोन और एक इंटरकॉम सीट रखा था। एक तरफ संगमरमर से तराशी हुई 1.5 फुट ऊंची एक मूर्ति भी रखी हुई थी। दीवारों पर खूबसूरत फ्रेमों में मुख्तलिफ डांसर्स की तस्वीर आवेजा थी, और उनमें एक तस्वीर करिश्मा की भी थी। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा हुआ कि करिश्मा अच्छी डांसर भी थी। तस्वीर में इसके बदन पर लिबास बराए नाम ही था, और पोज बहुत शर्मनाक थी। मनी लाल मेज के सामने वाले सोफे पर बैठा हुआ था। इससे जरा हिट कर करिश्मा बैठी हुई थी। इसने एक टांग दूसरी टांग पर रखी हुई थी और लिबास अपनी जगह से सिरका हुआ था। सोफे के सामने 3 फुट के फासले पर शोशांत पंडित निहायत मुअद्दिबाना अंदाज में खड़ा था। मुझे अपनी कूत मुशाहिदा पर हमेशा नाज रहा है। मैंने कमरे में दाखिल होते ही ना सिर्फ हर चीज का जायजा ले लिया था, बल्कि अपने फरार का रास्ता भी तलाश कर लिया था। ऑफिस टेबल के बाईं तरफ वाली खिड़की खिली हुई थी और दूसरी तरफ अंधेरा था, जिसका मतलब था कि बाहर कोई खिली जगह थी। मैंने ट्रे मेज पर रख दी और एक तरफ खड़ा हो गया। इस वक्त मेरे दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हो रही थी। मैंने मनी लाल का सामना करने का फैसला फौरी तौर पर और बगैर प्लानिंग के किया था। मनी लाल के 6 मुसल्ला मुहाफिज बाहर खड़े थे, 2 अंदर मौजूद थे। किसी ऐसे होटल आ क्लब में भी 4 बंदे मौजूद रहते थे। नाकामी की सूरत में मेरे लिए बच निकलने के इम्कानात ना होने के बराबर थे, लेकिन मैंने कभी नाकामी का सोचा ही नहीं था। मैंने हमेशा अपनी जहानत और खुद एतमादी पर भरोसा किया था, और कठिन तरीन हालात में भी हमेशा कामयाब रहा था। और इस वक्त भी मैंने जो फैसला किया था, इसमें भी जहानत और खुद एतमादी का ज्यादा दखल था। जब मैं अंदर दाखिल हुआ था तो करिश्मा ने सरसरी निगाहों से मेरी तरफ देखा था, फिर शोशांत पंडित की तरफ मुतवज्जे हो गई थी जो मनी लाल से कुछ कह रहा था। मैं एक तरफ खड़ा हुआ तो करिश्मा उठकर मेज के करीब पहुंच गई और इस कांच की बोतल खोलने लगी। इस मौका पर इसने एक बार फिर मेरी तरफ देखा और खा जाने वाले लहजे में बोली, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गया, हैंडल पर हाथ रखा और इसे घुमाने के बजाय लाक ताप दबा दिया, और इसके साथ ही कुंडे का राड भी खींच दिया और ऊपर वाली चाबी भी लगा दी। करिश्मा ने मुझे कुंडा और चाबी लगाते हुए देख लिया था। वो एकदम चीखी, ये क्या कर रहे हो तुम? दरवाज़ा क्यों लाक कर दिया? करिश्मा के चलाने पर मनी लाल और शोशांत पंडित भी मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए। शोशांत पंडित ने पहली मर्तबा मुझे गौर से देखा। वो यकीनन अपने होटल और क्लब के तमाम वेटरों को पहचानता था। जब मैं अंदर आता तो वो मनी लाल से बातों में मसरूफ था और मुझ पर तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन अब वो समझ गया था कि मैं इसके होटल का वेटर नहीं हूँ। कौन हो तुम और ये दरवाज़ा को बंद किया है तुमने? वो घरा ताकि कोई और मुदाखलत ना कर सके। मैंने इत्मीनान से कहते हुए पगड़ी उतार कर मनी लाल की गोद में उछाल दी। वो भी उछल पड़ा। इसके चेहरे पर एकदम सफ़ा की तारी हो गई और आंखों की सुर्खी कुछ और भी गहरी हो गई। कौन हो तुम? इस बदतमीजी का मतलब जानते हो? शोशांत पंडित फिर घरा। मैंने कोट उतार कर मनी लाल पर ही उछाल दिया और ऐनक उतार कर मेज पर फेंक दी। मुझे अपना तारुफ कराने की जरूरत नहीं, मैंने परसुकून लहजे में जवाब दिया। मैं वो हूँ जिसकी तलाश में तुम लोग 2 महीनों से पागल कुत्तों की तरह दौड़ते फिर रहे हो। और मुझे हैरत है, करिश्मा ने मुझे अभी तक नहीं पहचाना, हालांकि ये तो मेरे बहुत करीब रही है, इतना करीब के इससे पहले कि मैं कुछ आगे बोल पाता, करिश्मा उछल पड़ी और बोतल इसके हाथ से छूटकर शीशे के गिलास से टकराई। नाजुक सा गिलास ट्रे में ही गिरकर चिकनाचूर हो गया। बोतल भी इस तरह ओनिधी गिरी थी कि मेज के शीशे पर बहने लगी। बोतल उठाओ, ज़ाय हो रही है, मैंने करिश्मा के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। करिश्मा ने बोतल पकड़ ली। इसने बोतल को गर्दन की तरफ से पकड़ा था। मैं इसकी नीयत भांप गया। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। इसने अचानक ही बोतल मेरी तरफ दे मारी थी। मैं फुर्ती से एक तरफ हिट गया। बोतल मेरे अक़ब में दीवार के सामने लगे हुए खूबसूरत पर्दे पर लगी। पर्दा महज खूबसूरती के लिए लगाया गया था। पर्दा न होता तो बोतल दीवार से टकरा कर धमाका जरूर पैदा करती। बोतल मेरे करीब से गुजरी थी, इसलिए इसके कुछ छींटे मेरे ऊपर भी गिरे थे। अपने हवास पर काबू रखो खूबसूरत नागन, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इतनी कीमती ज़ाय कर दी, अब अपने इस ग्रू घंटाल को क्या पुलाओगी? मैं तुम्हारा खून पीना पसंद करूंगा मूर्ख, मनी लाल सांप ही की तरह फुनकारा। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि अब तक बचते रहे, लेकिन अब किस्मत की देवी तुम्हारा साथ छोड़ चुकी है। तुमने शेरों की खूह में आकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। शेरों की खूह नहीं,
ये डाग हाउस है जहां पागल कुत्ते रहते हैं और मैं उन पागल कुत्तों से बचना जानता हूँ, मैंने तैश दिलाने वाले अंदाज में कहा। इस दौरान शोशांत पंडित ने जेब में हाथ डालने की कोशिश की, मगर मैंने इससे ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा करते हुए अपनी जेब से हथियार निकाल लिया। हाथ अपनी जेब से दूर रखो, मैं इसे रिवाल्वर की जद पर लेते हुए खरा, वरना तुम वक्त से पहले अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। शोशांत पंडित का हाथ जेब से दूर हिट गया। मैं 2 कदम उठाकर इसके पीछे पहुंच गया और इसके लिबास को थपथपाने लगा। एक नाल इसकी पतलून की जेब में था। करिश्मा इस वक्त मेरे दाएं तरफ थी। मैं इस पर भी निगाह रखे हुए था, लेकिन इसे मौका मिल ही गया। मैं शोशांत पंडित की जेब से नाल निकालने के लिए जैसे ही जरा सा आगे को झुका, इसने सोडे की बोतल उठाकर मेरे सर पर मारने की कोशिश की। मैं तेजी से झक गया। बोतल शोशांत पंडित के कंधे पर लगी, वो करा उठा। मैंने इसे जोरदार धक्का भी दे दिया था। वो मनी लाल से टकराया और वो दोनों सोफे पर गिर गए। मैंने पलटकर फौरन ही करिश्मा पर हमला कर दिया। मेरे बाईं हाथ का थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ा। इसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और वो मेज से कमर आ गई, लेकिन इसने हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा करते हुए दोबारा मुझ पर हमला कर दिया था। अगर मैं मोहतात ना होता तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती, लेकिन मैं ना सिर्फ बच गया बल्कि इसे एक लाभ भी रसीद कर दी थी। वो शोशांत पंडित से टकराई जो उठने की कोशिश कर रहा था। इस मर्तबा वो दोनों मनीलाल पर गिरे। शोशांत पंडित की पेशानी मनीलाल की नाक से टकराई, वो चीख उठा। वो माँ बहन की बड़ी साइंटिफिक किस्म की गालियां बिक रहा था। इसने धक्का देकर उन दोनों को अपने ऊपर से गिरा दिया। तुम तो नाक से चो पर बुलबुला उठे, सांप की औलाद, मैं मनीलाल की तरफ देख कर गरा। मेरे कानों में तो उन बेगुनाहों की चीखें गूंज रही है जिनके खून से तुम्हारे तरबियत याफ्ता दहशतगर्द खून की होली खेल रहे हैं, जिन्हें तुमने अपने हाथों से मौत के घाट उतारा है। लेकिन अब तुम्हारा ये खूनी ड्रामा खत्म होने वाला है। अब कोई बेगुनाह तुम्हारे हाथों से नहीं मारा जाएगा। भूल रहे हो बालक कि मैं मनीलाल हूँ, जहरीले सांपों पर राज करने वाला। तुम तो मामूली छोकरे हो, इस मामूली सी कामयाबी को अपनी फतह समझ बैठे। तुम यहाँ आ गए हो, बचकर नहीं जा सकोगे। इस दौरान शोशांत पंडित भी उठ गया था। इसने मेरे ऊपर गूंसों और ठोकरों की बारिश कर दी। मैंने लात मारकर शोशांत पंडित को पीछे गिरा दिया। कुहनी से करिश्मा के सीने पर जोरदार जर्ब लगाई और एक झटके से उठकर खड़ा हो गया, लेकिन मुझे संभलने का मौका नहीं मिल सका। करिश्मा और शोशांत पंडित ने उठकर मुझे दोनों तरफ से इस तरह जकड़ लिया कि मैं अपनी जगह से हरकत नहीं कर सका। मुझे उनकी गिरफ्त में देखकर मनीलाल भी फुनकारता हुआ अपनी जगह से उठ गया। इसकी नाक से अब भी खून रस रहा था जिसे वो बार बार आस्तीन से पूछ रहा था। मेरे सामने खड़े होकर वो कहर आलूद नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। अब भी तुम्हें कोई खुशफहमी है? इसने हंसा, एक कहकहा लगाया। लेकिन चंद मिनट बाद ही तुम्हारी ये खुशफहमी दूर हो जाएगी। मैं जुमला मुकम्मल नहीं कर सका। शोशांत पंडित के पीर की ठोकर मेरी पिंडली पर लगी। इसने उठने की कोशिश करते हुए गधे की तरह लात झाड़ दी थी। बहरहाल इसका ये हरबा कारगर साबित हुआ। मैं एक टांग पर नाच कर रह गया। इससे पहले कि मैं संभल सकता, करिश्मा ने उठकर मेरे ऊपर छलांग लगा दी और मुझे लेती हुई दूसरे सोफे पर गिरी। इस कम बख्त में बिला की ताकत भरी हुई थी। मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि इसने मेरे हथियार वाले हाथ पर दांत गाड़ दिए। मैं बुरी तरह बुलबुला उठा। हथियार मेरे हाथ से निकलकर मेज पर जा गिरा। मनीलाल ने उठा लिया। वो मुझे ठीक करने के लिए आगे बढ़ा तो शोशांत पंडित ने रोकते हुए कहा, इसे उड़ाना आसान है मनीलाल, इसे मैं अपने हाथों खत्म करूंगा। नहीं, मैं खुद इसका बंदोबस्त करूंगा। इसने गिले में लटके हुए नाग को हाथ में पकड़ लिया और बोला, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े सुअर में देखे हैं, लेकिन तुम जैसा महासूरमा कभी नहीं देखा। मैं ब्रेन वॉशिंग करके तुम्हें दुनिया का खतरनाक तरीन आदमी बनाकर सरहद के इस पार भेज सकता था, मगर अपने साथ गुस्ताखी करने वालों को मैं कभी मुआफ नहीं करता। चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर हाथ में पकड़ा हुआ नाग मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, मैं अगर चाहो तो इस सांप से दसवा कर 1 सेकंड में तुम्हारे जीवन का अंत कर दूं। इस नाग का डसा दूसरा पाताल में होता है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, ये जहर मैंने खास तौर पर तुम्हारे देश के लोगों के लिए तैयार किया है। अभी तो मैंने इसका तो भी दरियाफ्त नहीं किया, इसकी जरूरत भी नहीं। इसका सिर्फ एक तजर्बा मैंने एक कुत्ते पर किया था, वो 5 मिनट में खत्म हो गया। अब तुम पर तजर्बे का भी मजा आएगा। मैं इसकी बहुत मामूली सी मिकदार तुम्हारे जिस्म में दाखिल करूंगा और तुम इस तरह झटके ले लेकर तड़पोगे कि इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसने नीडल का कैप उतार कर सोफे पर डाल दिया और सरिंज वाला हाथ आगे करके मेरी तरफ बढ़ाया। मुझे सीने में दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। मौत को सामने देखकर तो बड़े से बड़े सूरमा कांप उठते हैं, मैं तो मामूली सा आदमी था। मैं दिल ही दिल में कलिमा पढ़ने लगा। करिश्मा और शोशांत पंडित ने मुझे दोनों तरफ से जकड़ रखा था।
मैं इस वक्त अगरचे बेबस था, लेकिन इस कर आसानी से भी नहीं मरना चाहता था। मनी लाल जैसे ही मेरे सामने पहुंचा, मैंने अपने जिस्म की पूरी कुव्वत इस्तेमाल करके अपने आप को ऊपर उठाया और दोनों पाँव पूरी कुव्वत से मनी लाल के सीने पर रसीद कर दिए। मेरी ये हरकत उन तीनों के लिए खिलाफन तवक्को थी। मैंने जब अपने जिस्म को ऊपर उठाना शुरू किया था तो करिश्मा और शोशांत तंडत ने मेरे बाजुओं पर गिरफ्त मजबूत कर दी थी। वो समझे थे कि शायद मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब मेरे दोनों पाँव सामने मनीलाल के सीने पर पड़े और वो बिलबुलाता हुआ पीछे गिरा तो उनके सोचने का वक्त गुजर चुका था। मनीलाल चीखता हुआ सोफे के करीब गिरा था, सरिंज भी इसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी थी। मैंने इसे ठोकर मारने पर ही इक्तिफा नहीं किया था। पाँव जमीन पर रुकते ही मैं पूरी कुव्वत से आगे को झुका। करिश्मा और शोशांत तंडत के पाँव उखड़ चुके थे, वो दोनों उल्टी कलाबाजी खाते हुए मेरे आगे गिरे। मैंने बड़ी फुर्ती से अपने आप को उनकी गिरफ्त से आज़ाद कराया और लपक कर मेज़ पर पड़ा हुआ हथियार उठा लिया और इसके साथ ही करिश्मा और शोशांत तंडत पर ठोकरों की बारिश कर दी। मनीलाल ने उठने की कोशिश की तो मैंने इसके तरबूज जैसे गंजे सर पर भी एक ठोकर रसीद कर दी। ठीक इसी वक्त दरवाजे धाड़ देड़ाई जाने लगे, साथ ही कोई भारी आवाज में शोशांत तंडत का नाम लेकर चिल्लाते हुए चला रहा था, शोशांत तंडत, दरवाज़ा खोलो, क्या हो रहा है अंदर। मैंने लपक कर एक तरफ पड़ी हुई सरिंज भी उठा ली और शोशांत तंडत को रिवाल्वर की जद पर लेते हुए सरगोशी में बोला, बाहर जो कोई भी है इससे कह दो कोई बात नहीं है। नहीं, तुम नहीं। मनीलाल, तुम बोलो, जल्दी करो, वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैंने हथियार का रुख इसकी खोपड़ी की तरफ कर दिया। मनीलाल की आंखें जैसे हलकों से बाहर आ रही थीं। वो अपनी नज़रों से शायद मुझे मुसख्खर करने की कोशिश कर रहा था। मैंने आगे बढ़कर इसकी खोपड़ी पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी और फिर इसे मेरे हुक्म की तामील करनी ही पड़ी। अंदर कुछ नहीं हो रहा है, जाओ तुम लोग अपना काम करो, हिट जाओ यहाँ से। बाहर खामोशी छा गई। उन्हें उठने की आवाज़ें सुनकर शायद किसी किस्म का शुबा हुआ था, मगर मनीलाल की गरजदार आवाज़ सुनकर वो मुतमईन हो गए थे। तुम किसी इंसान को अपने इस जहर का तजर्बा करना चाहते थे ना मनीलाल? मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं अभी तजर्बा करके दिखाता हूं कि तुम्हारा ये जहर इंसान के जिस्म पर किस तरह असर करता है। मैंने हथियार जेब में डाल लिया और शोशांत तंडत को कालर से पकड़कर उठा लिया। इसका चेहरा खौफ से इस तरह सफ़ेद हो गया जैसे सारा खून निचोड़ लिया गया हो। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, मगर मैंने इसे मौका नहीं दिया और दूसरे हाथ में पकड़ी हुई सरिंज की नीडल इसकी गर्दन पर रखकर दबा दिया। शोशांत तंडत एकदम उछल पड़ा। मैंने इसे छोड़ दिया। वो सिर्फ एक सेकंड अपने पैरों पर खड़ा रह सका था। बिल्कुल वही कैफियत थी जैसे मुर्गी के गिले पर छुरी फेर कर इसे छोड़ दिया जाए। मनीलाल ने ठीक ही कहा था, जहर बिजली का करंट पन फैल गया था। मैं अचानक अपनी जगह से उछला, मेरा पाँव सांप के सर पर पड़ा और मैं पूरी कुव्वत से सर को मसलने लगा। सांप 100 सवेल खा रहा था और फिर मैं उछल कर कई फुट दूर जा खड़ा हुआ। नाग का सर पूरी तरह कुचला जा चुका था, वो जान कने की कैफियत में था। एक तरफ शोशांत तंडत मुर्ख नील की तरह उछल रहा था और दूसरी तरफ सांप सिसक कर बिल खा रहा था। सांप की दम शोशांत तंडत की टांग पर लगी और फिर वो टांग से लिपटा चला गया। इस नाग ने जान कने की कैफियत में तभी अपना जहर ज़ाय नहीं होने दिया। शोशांत तंडत की टांग पर दांत गाड़ दिए और सारा जहर इसके जिस्म में उतार दिया। शोशांत तंडत की चीखों से दरवाज़ा एक बार फिर धड़धड़ाने लगा था। उन्हें शायद पता चल गया था कि वेटर के भेस में कोई और आदमी भी कमरे में मौजूद है। मैंने एक बार फिर अपना हथियार निकाल लिया और शीशे के टाप वाली मेज के पीछे पहुंच गया। इससे पहले कि कुछ लोग पिछली तरफ से आ जाए दरवाज़ा टूट जाए, मैं यहां से निकल जाना चाहता था। मैंने करिश्मा की तरफ देखा, इसकी आंखें खौफ से फटी पड़ रही थीं। मनीलाल, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरे हाथों ये तुम्हारी पहली शिकस्त है। तुम्हारे एक नाग का सर मैंने कुचल दिया है। तुम्हारा सर इस वक्त कचलूंगा जब तुम्हारे हिसार के सारे नागों के सर कुचल दूंगा। मैं इस शहर से भागूंगा नहीं, तुमसे फिर मुलाकात होगी और तुमसे भी डियर। आखिरी चंद अल्फाज मैंने करिश्मा की तरफ देखकर कहा। करिश्मा इस कदर खौफजदा थी कि अपनी जगह से हरकत भी ना कर सकी। मैंने सरिंज मनीलाल के करीब करिश्मा पर उछाल दी। इसे संभाल कर रखना, फिर काम आएगी, मैंने मुस्करा कर कहा और मेज उलट दी। मेज का शीशा करिश्मा पर गिरा, इसके मुंह से चीख निकल गई। दरवाजे को अब टिकराहे मारी जा रही थी और शायद दरवाज़ा टूटने ही वाला था। मैं खिड़की के फ्रेम पर चढ़ गया और मुड़कर देखा और बड़ी फुर्ती से एक तरफ झक गया। मनीलाल ने सरिंज पकड़कर पूरी कुव्वत से मेरी तरफ उछाल दी थी। सरिंज मिसाइल की तरह मेरे चेहरे से सिर्फ 2 इंच के फासले से गुजर गई। अगर वो नीडल मुझे लग जाती तो मेरा खात्मा भी शोशांत तंडत से मुख्तलिफ ना होता। मैंने खिड़की से छलांग लगा दी और एक तरफ दौड़ता चला गया। इस तरफ अक-ईलान था। इस तरफ अगरचे कहीं कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं था।
मगर इमारत की बाज खिड़कियों से आने वाली मध्यम सी रोशनी में लान में पौधों वगैरह को देखा जा सकता था। मैंने एक लम्हे को रुककर उधर उधर देखा और सामने लान के परले किनारे पर गार्डन की बाड़ की तरफ छलांग लगा दी। बाड़ फलांग कर दूसरी तरफ कूदते हुए मैं किसी चीज से टकराया। इसके साथ ही फिजा में एक हल्की सी चीख भी उभरी थी, मगर वो मेरी चीख नहीं थी, निस्वानी चीख थी। इसके साथ ही एक गुरती हुई मर्दाना आवाज भी सुनाई दी। अबे कौन है? मैंने मुड़कर देखा। बाड़ के पीछे घास पर लिबास से बेनियाज एक औरत और एक मर्द अपनी सटोरी को पाया तकमील तक पहुंचाने में मसरूफ थे। मेरी अचानक मुदाखलत से वो दोनों गुड़बड़ा गए थे, लेकिन मैं उन्हें देखने के लिए वहां नहीं रुका। मैं उठकर दाई तरफ दौड़ता चला गया। दाई तरफ स्विमिंग पूल था जहां इस वक्त खासी रौनक थी। मैं स्विमिंग पूल से बचते हुए एक तरफ दौड़ता चला गया और अकबी दीवार के करीब जाकर उधर उधर देखने लगा। दीवार खासी ऊंची थी। अब इस तरफ से शोर की आवाजें सुनाई दे रही थी जिस तरफ से मैं भाग कर आया था। वो लोग आ तो दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए थे, करिश्मा ने दरवाज़ा खोल दिया था। वो लोग बहरहाल खिड़की के रास्ते कमरे से बाहर आ गए थे और मेरी तलाश में फैलते हुए उधर उधर भाग रहे थे। मेरे जहन में गारन की बाड़ के पीछे देखे इस जूड़े का ख्याल आ गया। यकीनन उनकी खैर नहीं थी। मैंने उधर उधर देखा और फिर एक तरफ दौड़ लगा दी और फिर एक जगह मुझे दीवार पर चढ़ने का मौका मिल गया। दूसरी तरफ कूदने में मुझसे जरा गलती हुई। अंधेरे में दीवार की ऊंचाई का अंदाजा नहीं लगा सका था। पकी जगह पर कूदते हुए पाँव फिसला। मैं लड़खड़ा कर गिरा। मेरे मुंह से हल्की सी करा निकल गई थी। मैंने उठकर भागने की कोशिश की, मगर लड़खड़ा कर फिर गिर गया। पाँव में मोच आ गई थी। शदीद तकलीफ हो रही थी और पाँव जमीन पर नहीं टुक रहा था, लेकिन यहाँ रुके रहना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। मैं जानता था कि मौत के फरिश्ते कुछ ही देर में होटल से बाहर आ जाएंगे और मेरे लिए यहाँ छुपने की कोई जगह नहीं थी। मैंने मनीलाल की पिटाई की थी, इसके एक नाक का सर कुचल दिया था। शोशांत तंडत को इसकी आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिया था। इस वक्त मनीलाल का चेहरा बहुत ही भयानक हो गया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सका था। मैंने इसे पूरी तरह बेबस कर दिया था। इसे शायद अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा किसी के हाथों जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा था। इसके चेले इसकी पूजा करते थे, वो मेरा जो हश्र करेंगे इसका अंदाजा मैं लगा सकता था। शोर की आवाजें अब बुलंद हो गई थीं। ये आवाजें स्विमिंग पूल की तरफ से आ रही थी और उनमें औरतों की चीखें नुमायां थीं। मैं एक बार फिर उधर उधर देखने लगा। एक तंग सी गिल्ली थी, तकरीबन 7-8 गज आगे एक मोड़ दिखाई दे रहा था। मैंने इस तरफ दौड़ लगा दी। बाई पाँव पर बोझ नहीं डाल पा रहा था और मैं अमलन एक पाँव पर ही दौड़ रहा था। इस गिल्ली में मुड़ते ही मैं ठिठक कर रह गया। इस तरफ बंगले थे और एक बंगले के सामने एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। बंगले के सामने लंबा चौड़ा लान भी था और गारन की बाड़ भी लगी हुई थी। मैं लंगलाता हुआ मोटरसाइकिल के करीब पहुंच गया। हैंडल पर हाथ रखा तो मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मोटरसाइकिल लाक नहीं थी, लेकिन मैं अभी मोटरसाइकिल पर बैठने की सोच ही रहा था कि पिछली गिल्ली से शोर सुनाई दिया। गालिबन 2 आदमी थे जो चीखते हुए इस तरफ दौड़े आ रहे थे। मैंने एकदम बाड़ के पीछे छलांग लगा दी और हथियार वाला हाथ आगे को निकालकर बाड़ के नीचे घास पर लेट गया। वो 2 आदमी थे जो इस गिल्ली में मुड़कर दौड़ते हुए आगे निकल गए थे। उनमें एक के हाथ में तगा था और दूसरे के हाथ में कलाशिन। वो जैसे ही आगे निकले, बंगले के गेट का छोटा दरवाज़ा खुला। एक आदमी ने बाहर झांक कर देखा और फिर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं 1 मिनट तक अपनी जगह पर बेहिस ओ हरकत पड़ा रहा और फिर बाहर आकर मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा। इस मर्तबा कोई रुकावट पेश नहीं आई। मोटरसाइकिल पहली ही कोशिश में स्टार्ट हो गई। मोटरसाइकिल के इंजन की आवाज़ सुनकर इस शख्स ने फिर दरवाज़ा खोलकर झांका और फिर चीखता हुआ मेरी तरफ लपका, लेकिन मैं मोटरसाइकिल को गियर डाल चुका था। क्लच छोड़ते ही मोटरसाइकिल उछल कर आगे बढ़ी। वो शख्स चीखता हुआ मेरे पीछे दौड़ा, लेकिन मैं इसकी पहुंच से दूर निकल चुका था। इस इलाके से निकलकर मैंने मोटरसाइकिल एक जगह छोड़ दी और लंगलाता हुआ एक तरफ दौड़ने लगा। इसी तरह मैं तकरीबन 2 घंटे बाद अपने ठिकाने पर पहुंच चुका था। कांवरी मुझे फौरन ही तहखाने में ले गई। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मेरे यहाँ पहुंचने से पहले ये खबर इस तक पहुंच चुकी थी। 1 घंटा पहले मुझे विश्वास ने फ़ोन पर बता दिया था। वो कह रहा था, तुम मेरे भरोसे पर पूरे उतरे हो। मनीलाल को तुमने जो चोट लगाई है वो एक अरसा तक नहीं भूल सकेगा। इसका एक एक आदमी हरकत में आ गया है। अब तुम 2-4 दिन तक बाहर नहीं निकलोगे। मैं बाहर निकल भी नहीं सकता, मैंने कहा। मेरे पाँव में मोच आ गई है और भाग दौड़ की वजह से तकलीफ बढ़ गई है। मैं इस वक्त बेड की पुश्त से टेक लगाए नीम दराज था। कांवरी ने मेरे जूते उतार दिए। मेरा बाँ टखना सूज गया था। कांवरी कुछ देर तक पाँव को टटोल कर देखती रही, फिर उठकर तहखाने से बाहर चली गई। इसकी वापसी तकरीबन आधे घंटे बाद हुई थी। मैं उठकर बैठ गया।
इसने प्लास्टिक का एक थैला फर्श पर रखा और गर्म पानी से मेरे पाँव धोने लगी। तौलिए से पाँव खुश्क करते हुए इसने अचानक ही एक दो जोरदार झटके दिए। एक झटका तो इस कदर शदीद था कि मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। कांवरी ने काले मरहम से मालिश करके पाँव पर पट्टी लपेट दी और मुझे लिटा दिया। मेरी पूरी टांग में टीसें उठ रही थीं, लेकिन ये तकलीफ बतदरीज कम होती चली गई। मैं 4 दिन तक अमलन बिस्तर पर पड़ा रहा। इस दौरान कांवरी इस तरह मेरी खिदमत करती रही जैसे बीवी शौहर की करती है। मुझे बिस्तर से उठाकर बाथरूम में वही ले जाती थी। 4 दिन मुकम्मल आराम और रोजाना काले मरहम की मालिश से मेरे पाँव की तकलीफ बड़ी हद तक कम हो गई। इस दौरान कांवरी से मुझे बाहर के हालात भी मालूम होते रहे। मनी लाल अपने किसी खुफिया ठिकाने पर मुंतकिल हो गया था और वो अपने 3-4 खास आदमियों के जरिए अहकामात जारी कर रहा था। जिस रात में इसे जलील करके होटल से भागा था, इस रात इसने अपने 4 मुहाफिजों और होटल के इस वेटर को उड़ा दिया था जिससे मैंने पगड़ी और कोट लिया था। 6 दिन हो गए। मैं अब तह खाने में थोड़ा बहुत चलने भी लगा था, मगर पाँव पर पूरी तरह दबाव नहीं दे पा रहा था। मुझे 2-4 दिन मजीद आराम की जरूरत थी। और फिर इस रोज सुबह ही कांवरी ने बताया कि वो एक जरूरी काम से जयपुर जा रही है, अगले रोज शाम तक लौट आएगी। इसने पूजा को मेरे बारे में कुछ हिदायत दे दी थी। कांवरी के जाने के बाद भी मैं दोपहर तक अकेला तह खाने में पड़ा रहा। टीवी और वीसीआर के जरिए मुझे वक्त काटने का एक जरिया मिल गया था। मैं बेड पर आराम से फिल्में देखता रहता। इस रोज दोपहर को पूजा खाना लेकर आई तो वहीं बैठी रही। वो अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी और फिर वो खाली बर्तन उठाकर चली गई। खाने के बाद मैं सो गया, लेकिन से पहर के करीब आहट सुनकर मेरी आंख खिल गई। वो पूजा थी जो चाय लेकर आ रही थी। चप्पल घसीट कर चलने की इसकी आदत थी जिससे अच्छी खासी आवाज पैदा होती थी और ये आवाज सुनकर ही मेरी आंख खिली थी। लेकिन पूजा को देखकर मेरे जिस्म पर चूंटियां सी रेंगने लगे। मैं पलके झपकना भूल गया था। पूजा ने इस वक्त राजस्थानी लिबास पहन रखा था। यूं तो राजस्थानी लिबास में जिस्म बड़ी हद तक थक जाता है, मगर पूजा ने जो लिबास पहना था वो काले रंग की करती और इससे भी ज्यादा मुख्तसर काले रंग का लहंगा था। ये लिबास के नाम पर तोहमत थी, लेकिन इस मुख्तसर से काले लिबास में पूजा का गोरा बदन क़यामत खा रहा था। इसने साइड टेबल पर कप रखकर सीधा होना चाहा तो मैंने इसका हाथ पकड़ लिया और वो पके हुए फल की तरह मेरी आगोश में आ गिरी। पूजा बड़ी जानदार औरत थी। इसने मुझे ऐसी ऐसी कलाबाजियां खिलाई कि मैं अपनी सारी चौकड़ी भूल गया, मगर पूजा को हथियार डालने ही पड़े थे। मैंने पूजा को बहलाना शुरू किया और वो बहलती गई। वो मुझ पर वारी जा रही थी। मेरी वो रात इसी तरह हुआ में तैरते हुए गुजरी थी और सुबह पूजा के मेरे बिस्तरे से उठने से पहले कुछ मेरे कान में कही, जिन्हें सुनकर मेरा हाल सुन हो गया। क्या कह रही हो? मैंने गैर यकीनी लहजे में कहा। मैं सच कहती हूँ बाबू, पूजा ने कहा। वो नागन है, नागन। अब तक तुम जैसे कितने नौजवानों को खा चुकी है। तुम पता नहीं कैसे बचते रहे हो। मेरा दिमाग घूम गया। कांवरी ने मुझे पनाह दी थी, मुझे मौत के मुंह से बचाया था। वो जब भी चाहती मुझे मनीलाल के हवाले कर सकती थी, लेकिन इसने मुझे इस नाग की निगाहों से बचाए रखा था, मेरी हिफाजत की थी। ये बात तो मैं मानने को तैयार था कि वो मुझसे पहले कई नौजवानों को खा चुकी होगी। एवा होने के बावजूद इसने जिस तरह अपनी प्यास बुझाने के लिए मुझे इस्तेमाल किया था, इससे इस बात पर यकीन कर लेने को जी चाहता था कि वो दूसरों के साथ भी ऐसे ही करती होगी, मगर दूसरी बातों पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। कांवरी इस दिन शाम से पहले ही लूट आई थी। पूजा इसके आने से पहले ही अपनी जगह पर चली गई थी। क्या बात है, तुम मेरी तरफ इस तरह को देख रहे हो? कांवरी ने पूछा। इस वक्त हम तहखाने वाले कमरे में बैठे हुए थे। कुछ नहीं, मैं गुड़बड़ा गया। वो वाकई ज़हीन औरत थी जिसने अंदाज़ा लगा लिया था कि मैं इसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ। तुम्हारे ना होने से बड़ी बोरियत हुई। क्यों? पूजा से गुपशिप कर लेते। इसने कोई हरकत तो नहीं की। आखिरी अल्फाज कहते हुए इसके होंठों पर मानी ख्वेज़ मुस्कुराहट आ गई थी। पूजा, मैंने हल्का सा कहका लगाया। वो तो खाना चाय मेज पर रखकर ऐसे भागती थी जैसे अगर वो रुक गई तो मैं इसे खा जाऊंगा। हैरत है, कांवरी बोली। जब तुम पहली मर्तबा यहाँ आए थे तो तुम्हें देखकर इसकी आंखों में चमक उभरी थी। इससे मुझे तो इसके इरादे कुछ खतरनाक लगते थे। मैं पैदल ही चलता रहा और तकरीबन 1.5 घंटा बाद उचल शवार मंदिर से मुल्हक बंगले में पहुंचा तो बुरी तरह थक चुका था। यहाँ कुछ मजीद इंकिशाफात हुए। इस रात होटल बिल्लाक में मेरे हाथों शोशांत कंडत के उड़ने और मनीलाल के जख्मी होने के बाद उन्होंने 2 मर्तबा उचल शवार मंदिर पर छापा मारा था और दोनों मर्तबा एक एक पुजारी को पकड़ कर ले गए थे। उन्हें शुबा था कि पंडित रोहन सिंह ने मुझे मंदिर में कहीं छुपा रखा है। उन्होंने पंडित रोहन सिंह को भी संगीन नताइज की धमकियां दी थी। इस रात 1 बजे के करीब पंडित रोहन भी खुफिया रास्तों से होता हुआ मुझसे मिलने के लिए आ गया। बातों के दौरान मैंने कांवरी के बारे में पूछा तो वो भड़क उठा।
तुम इसे कैसे जानते हो? वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। वो औरत नहीं, नागन है। इसका डसा तो पानी भी नहीं मांगता। इसके करीब भी मत जाना। और फिर इसने कांवरी के बारे में जो कुछ बताया, इससे पूजा की बातों की तस्दीक हो गई। मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी। मुझे हैरत थी कि कांवरी ने अब तक मेरे सामने कोई हरकत नहीं की थी जिससे मुझे इस पर किसी किस्म का शुबा हो सकता। बहरहाल मेरा इरादा अब कैंप में डिप्टी कमांडर सिख मैयत सिंह से दो दो हाथ करने का था। इसके लिए मुझे कुछ तैयारी की जरूरत थी और कांवरी और विश्वास का ताउन भी दरकार था, और मुझे यकीन था कि वो इनकार नहीं करेंगे। कांवरी ने इस रात प्रोजेक्टर पर मुझे जिन 4 आदमियों की तस्वीरें दिखाई थी, उनमें सिख मैयत सिंह भी शामिल था। शोशांत पंडित को मैं ठिकाने लगा चुका था। मेरा ख्याल था कि सिख मैयत सिंह से आखिर में निपटेगा, लेकिन पूजा और पंडित रोहन से कांवरी के बारे में बातें सुनकर मैंने अपना प्रोग्राम बदल दिया, और अब सबसे पहले मैं सिख मैयत सिंह से ही निपटना चाहता था, और इसकी तैयारी मैंने इस रोज से शुरू कर दी। इसके लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। मैंने उन चीज़ों की लिस्ट पंडित रोहन के हवाले कर दी। ये चीज़ें मंदिर के किसी पुजारी से मत मंगवाना, बल्कि ऐसी औरतों को इस्तेमाल करना जिन पर किसी किस्म का शुबा ना हो सके। मैंने पंडित को लिस्ट थमाते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो, सब चीज़ें आ जाएगी, पंडित ने जवाब दिया। और फिर वो चीज़ें जमा करने में 2 दिन लग गए। तमाम चीज़ें मुकम्मल होते ही मैं एक अलग थलग कमरे में आ गया, और फिर मुझे दुश्वारी पेश नहीं आई। मेरा तैयार करदा पटाखा बच्चों के स्कूल के बैकपैक से बड़ा नहीं था। इससे अगले रोज मैंने अपने सर के पिछले हिस्से पर एक पुतली सी चोटी छोड़कर पूरा सर मंडवा दिया। बनवे भी साफ करवाई, अलबत्ता दाढ़ी और मूंछें बेतरतीब रहने दे। ये काम कांवरी और कन्हैया ने बड़ी खुश असलूबी से अंजाम दिया था। सर पर सिर्फ एक जगह कित्सा लगा था जिस पर फटकरी मिलकर ऊडर डाल दिया गया था। माथे पर कशका, बदन पर सिर्फ धोती और ऊपर कंधों पर मैंने पीले रंग की चादर ओढ़ रखी थी, जिस पर जगह जगह हिंदी में ओम छुपा हुआ था। इस चादर के दोनों किनारों को आगे लाकर मैंने एक हाथ से पकड़ लिया था, दूसरे हाथ में त्रिशूल था। हिंदू मत में इस त्रिशूल को भी बड़ी अहमियत हासिल थी। इसे ताकत की अलामत भी समझा जाता था, और हकीकत ये कि ये एक खौफनाक हथियार भी था। खालिस हिंदुआना अंदाज में धोती बांधने में पंडित रोहन ने मदद की थी। 2-3 मर्तबा खोलकर मैंने भी समझ लिया था कि ये धोती कैसे बांधी जाती है। इसका अंदाज बिल्कुल ऐसा ही था जैसे शलवार पहन रखी हो। धोती की डब, कमर पर बिल में मैंने हथियार भी छुपा लिया, जिसे जरूरत के वक्त में आसानी से निकाल सकता था। त्रिशूल वाले डंडे के साथ तकरीबन बीच में एक कील लगी हुई थी, जिस पर मैंने पीतल का एक छोटा सा डोल लटका लिया था। इसमें मैंने 3-4 रुपए की रेजगारी के अलावा बर्फी के चंद टुकड़े भी रखे हुए थे। मेरे गिले में कई रंग बरंगी मालाएं थीं। पंडित रोहन मुझे तैयार करके तनकीदी नजरों से मेरा जायजा लेने लगा। ओम नमः श्राम, हरि ओम, हरि ओम, मैं दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला। पंडित रोहन उछल पा। अगर तुम मंदिर में चले जाओ तो मेरी गुद्दी खतरे में पड़ जाएगी, वो मुस्कुराते हुए बोला। मैं भी मुस्करा दिया। ये अश्लोक मैंने एक साधु को पढ़ते हुए देखा था जो मुझे याद रह गया था। मैं मंदिर वाले बंगले से निकला तो नंगे पीर था। चंद गज चलने से मेरे पाँव गर्द आलूद हो गए। मैं हरि ओम का वर्द करता हुआ सड़कों पर चलता रहा। दरियू दिन का बंगला तलाश करने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। वो इस वक्त बंगले पर ही हो सकता था, और मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। रामलाल सेठ से क्या काम है तुम्हें? गेट के चौकीदार ने मुझे घूरते हुए पूछा। सुना है बड़ा दर्दमंद और गमगुसार है, हम इसकी फरियाद सुनने आए हैं। जा बालक, रामलाल को बिला। साधु आए हैं, चौकीदार ने हैरत से मेरी तरफ देखा। बिला कर ले इसे, बोलना साधु मानी आया हूँ आशीर्वाद देने के लिए। इसे हमारा आशीर्वाद मिलेगा तो इसकी सारी परेशानियां मिट जाएगी। हाँ, साधु मानी राम का नाम, मैंने कहा। जा जल्दी से इसे बता, देर ना कर, वरना शुभ से निकल जाएगा। हम तुम्हारे लिए भी भगवान से प्रार्थना करेंगे। चौकीदार उभरी हुई नजरों से मेरी तरफ देखता हुआ चला गया। मुझे यकीन था कि मानी और करिश्मा राम के हवालों से रामलाल समझ जाएगा कि मैं कौन हूँ। ठीक 3 मिनट बाद चौकीदार मुझे अंदर ले गया। रामलाल शानदार ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठा हुआ था। मुझे देखकर उठ गया। नमस्कार महाराज। धन भाग हमारे, पदयारी महाराज, पदयार रहे। इसने खास अंदाज में दोनों हाथ जोड़कर मेरा इस्तकबाल किया। मेरे पाँव गर्द आलूद हो रहे थे। मैं बड़ी बेतकल्लुफी से कालीन पर चलता हुआ सोफे पर अलती पालती मार कर बैठ गया। त्रिशूल भी मैंने सोफे के साथ ही लगा दिया था। रामलाल मेरे सामने कालीन पर बैठ गया। इसने अभी तक दोनों हाथ जोड़ रखे थे। मैंने बर्फी का एक टुकड़ा डोल में से निकालकर इसकी तरफ बढ़ा दिया। हम आदिनाथ मंदिर की यात्रा करके आए हैं, ये भगवान का प्रसाद है। आदिनाथ यात्रा करके मैंने कहा, और फिर दरवाजे में खड़े चौकीदार की तरफ देखते हुए बोला। ले बालक, तो भी भगवान का प्रसाद ले, सारी परेशानियां मिट जाएगी।
चौकीदार ने भी आगे बढ़कर बड़े एहतराम से भगवान का प्रसाद ले लिया। रामलाल ने इसे बाहर जाने का इशारा किया। चौकीदार के जाने के बाद वो मेरी तरफ देखते हुए सरगोशी में बोला, यहाँ क्यों आए हो? अगर किसी को शुबा हो गया तो तुम्हारे साथ मेरी गर्दन भी मारी जाएगी। मजबूरी थी, वैसे मुझे कोई पहचान नहीं सकता, मैंने कहा। ये दुरुस्त है, मैं भी तुम्हें नहीं पहचान सका था, मानी और करिश्मा के नाम से समझ गया था। वैसे तुमने नाम खूब चना, इमरान से मानी, वो बोला। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैंने कहा। तुम अभी सिख मैयत सिंह को फोन करके बताओ कि साधु मानीराम एक बड़ी जोरदार किस्म की लोंडिया लेकर आ रहा है। आज रात कल दोपहर को लोंडिया जैसलमेर वापस चली जाएगी। तुम जानते हो हालात बहुत खराब हैं, अगर इसने इनकार कर दिया तो, रामलाल ने कहा। सिख मैयत सिंह जैसा आदमी इनकार नहीं कर सकता, मैंने कहा। पिछली मर्तबा कांवरी को यहाँ भेजने से पहले भी तुमने इसे फोन किया था। प्रोग्राम क्या है? रामलाल ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। अभी तक ज़हन में कोई बात वाज़े नहीं है, मैंने जवाब दिया। मैं जल्द से जल्द इस पखेड़े को निपटा देना चाहता हूँ, ताकि तुम लोग शांति से रहो और मैं भी यहाँ से जा सकूं। तुमने कांवरी से बात की है? इसने पूछा। इसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। नहीं, मैंने नफी में गर्दन हिलाई। मैं 4-5 रोज से इससे नहीं मिला। तुम इसे भी बता दो, बल्कि मेरे ख्याल है इसे बताने की जरूरत भी नहीं, बाद में इसे पता तो चल ही जाएगा। मुझे याद आया, कांवरी तो यहाँ है भी नहीं, वो जेपू गई हुई है, कल दोपहर तक वापस आएगी, रामलाल ने कहा। ठीक है, तुम सिख मैयत सिंह से बात करो, मैंने कहा। रामलाल वहां से उठकर टेलीफोन के करीब बैठ गया और रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। वो 6-7 मिनट तक फोन पर बात करता रहा, 1-2 बार कहे भी लगाए थे, फिर फोन बंद करके मेरे करीब आ गया। रामलाल के बंगले से निकलने के बाद मैंने उचल शार मंदिर का ही रुख किया था, लेकिन इस बात का ख्याल रखा था कि मेरा ताक़ुब तो नहीं किया जा रहा। बंगले पर पहुंचकर मैंने कन्हैया को बता दिया कि आज रात हमें सिख मैयत सिंह का दिल बहलाना है। 9:30 बजे तक कन्हैया तैयार हो गई। इसे देखकर मुझे अपना दिल हल्क में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। इसके हुसैन होने में कोई शुबा नहीं था, और इस मुख्तसर से लिबास में तो वो क़यामत बन गई थी। कंपून में गहरे नीले रंग की एक दानसुन कार खड़ी थी। मेरी हिदायत के मुताबिक ये कार कहीं से चोरी करके यहाँ लाई गई थी और वापसी पर मैंने इसे कहीं भी छोड़ देना था। मैंने इस कमरे से वो थैला निकाल लिया जिसमें पटाखे रखे हुए थे। कन्हैया को इस बात का इल्म नहीं था कि इस थैले में क्या है, और ना ही इसे ये पता चल सका था कि मैं 2 दिन तक इस कमरे में बंद रहकर क्या करता रहा था। थैला मैंने पिछली सीट पर रख दिया था। कन्हैया पुसी जिंजर सीट पर बैठी थी और मैंने स्टीयरिंग संभाल लिया। शहर की अंदरूनी सड़कों पर जाने के बजाय मैंने बैरूनी रास्ता इख्तियार किया और आखिरकार डीलवारा रोड पर आ गया। वो रास्ता पूरी तरह मेरे ज़हन में था। 10:56 पर हमारी गाड़ी कैंप के गेट के सामने मौजूद थी। गार्ड वही था, लेकिन वो मुझे नहीं पहचान सका। इसे हमारे बारे में इत्तला मिल चुकी थी। इसने मेरा नाम पूछा, कन्हैया की तरफ देखा और गेट खोल दिया। सिख मैयत सिंह के कॉटेज के सामने इसका एक आदमी मौजूद था। मैंने कन्हैया को इसके हवाले कर दिया और खुद कार में बैठा रहा। वो आदमी जल्द ही वापस आ गया। इसने मुझे एक कमरे में बैठने की पेशकश की, मगर मैंने कार ही में बैठने को तरजीह दी। अलबत्ता कार को कॉटेज से चंद गज दूर एक दरख्त के नीचे ले गया और इंजन बंद करके पिछली सीट पर नीम दराज हो गया। वो शख्स चला गया तो चंद मिनट बाद मैंने सीट के नीचे से थैला निकाला, पेंसिल टार्च जलाकर फर्श पर रख ली और इसकी मध्यम सी रोशनी में फ्यूज लगाने लगा। मैं बार बार मोहतात नजरों से उधर उधर देख रहा था। मैंने तमाम घड़ियों पर 1 मिनट बाद का वक्त लगा दिया था। मैं इधर उधर देखता हुआ सिख मैयत सिंह के कॉटेज की तरफ बढ़ने लगा। मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था, जिस्म के मसाम पसीना उगलने लगे थे। कॉटेज का बाहर वाला दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर वाला दरवाज़ा बंद था। नीचे से रोशनी नजर आ रही थी। अंदर से कन्हैया और सिख मैयत सिंह के हल्के कहकहों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मैं इधर उधर देखने लगा। दरवाजे के ऊपर 6 इंच चौड़ी कारनस बनी हुई थी। मैंने पताखा कारनस पर रख दिया और तेजी से बाहर आ गया। इस वक्त मेरे कदमों में हल्की सी लड़खड़ाहट